देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। यूपी का है ये इंसिडेंट। एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था और थोड़ा क्या है वो, मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते। होता ही घर में एक ऐसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था। एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे अच्छा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता था, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा। 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत, मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या, ऐसे ही ये अपनी, वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता, तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया। डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा एल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया। इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं है, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पियक्कड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर। पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर। तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों पर डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। रूम की हालत उसने देख ही ली थी।
फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा और उसके पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद आया कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो ऐसे अरेंज किया, फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तो किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी, और तो क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने वो थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये। फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरुओं से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त थे, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गया, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया ना कि उसको उठाया, तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब? तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल ऐसा नशे की दवाई दे दी है किसी ने, उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ़ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ़ वाफ़ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है,
नशे में है, क्योंकि विस्की विस्की पी ली उसने बहुत सारी, तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोल और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो, जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना, तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से, मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हो गया तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया, मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था, तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, मतलब कच्चा, वो वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा के बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था, उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती है। वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा, यू आर द Be प्रॉपर्टी। it male है। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध, तो वहाँ गए वो। वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा, कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया,
बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्हें गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला। पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे करके। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे। तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए। सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे, वो गुरुजी थे और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड लाइक। तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे, ऊपर, दीवारों पे, सब जगह वो भाग रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है ना, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए। मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की भी पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे हैं। आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो, घसीट के, जबरदस्ती घसीट के ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे। 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, उसका थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो ली है, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना? और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे वगैरह थे वो बांधे और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना। आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा। लड़का था, मामा के 2 लड़के और 1 लड़की थी। जो छोटा वाला लड़का था, एक दिन जैसे घर में होते कि फंक्शन वंक्शन हो रहा है, कुछ सुंदरकांड का पाठ रखवाया होगा, तो वो लड़का नॉर्मली ऐसे खेलते खेलते बच्चों के साथ खड़ा खड़ा सीधा, और जैसे सबकी नज़र पड़ती है ना कि एकदम से हल्ला गुल्ला हुआ, एकदम से यूँ खड़ा होके और सीधा का सीधा यूँ पीछे ज़मीन पर जाके गिरा, बिल्कुल इस तरीके से। सारे उठ के एकदम से देखने आए तो हुआ क्या है इसको। उसकी आंखें खुली हुई है और आंखें दिख रही है और बड़बड़ा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो सबको लगा यार शायद मिर्गी का दौरा होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से अचानक से ये फ्लैट गिरा है। तो सारे बच्चे बुला के लेके आए सबको। उसके बाद कुछ बुजुर्ग वहाँ पे थे जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने इस तरीके से इशारा दिया कि भाई कुछ गलत है। उनको ये चीज़ फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ लड़के के साथ गलत है, तो एक काम करते हैं किसी को दिखा भी लेते हैं। अब हुआ क्या, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और यहाँ पर कुछ उनके घर के बगल में कोई गुरुमा रहती थी, उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ दिक्कत हुई है। तो गुरुमा आती है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, बोले कि एक काम करो, मुझे ना अपने घर के चावल दो।
भाई उन्होंने अपने हाथ में चावल लिए और इस तरीके से सूंघा और एकदम से ना यूँ झटका, और झटक के उन्होंने क्या करा, जैसे घर के बाहर चावल फेंक दिए। उन्होंने ये यहाँ पे करा है, उधर से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि लड़का ठीक है। इधर से उन्होंने कोई टोटका करा होगा, वो चीज़ उतारी होगी, और वहाँ से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि जो लड़का अभी तक हॉस्पिटल में बोल नहीं रहा था वो एकदम से ठीक हो गया, वो होश में आ गया। उस लड़के को हॉस्पिटल से घर लेके आए। वो जो गुरुआ वहाँ पे आई थी, उन्होंने उतारे का कुछ सामान दिया, घर में कुछ चीज़ें रखवाई गई, और फिर बता दिया कि ठीक है। कुछ परछाई वरछाई आई थी, लेकिन इसका भी खुलासा नहीं करा कि हुआ क्या था। धीरे धीरे फिर वक्त बीता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वो जो लड़का था उसके साथ फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगी, और दिक्कतें भी क्या थी कि जैसे वो बैठा रहता था तो इधर उधर देख के कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। एक वक्त ऐसा आ गया कि इन्होंने क्या करा, सोचा कि यार हम ना किसी मौलवी को दिखा लेते हैं, मौलाना को दिखा लेते हैं, जो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता होगा। जब इन्होंने मौलाना को बुलाया ना, उसने भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद पूरा घर लिटरली शॉक हो गया था। मौलाना ने बोला कि वो इंसाफ चाहती थी, तुम बीच में आ गए, और वो लड़की अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस मौलाना ने इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी कि कौन इंसाफ चाहती थी, क्या चाहती कौन थी। लड़की है वो और कौन वो बस इतना बोल के चला गया कि तुमसे गलती हो गई है, और अपनी तरफ से उसने क्या करा, कुछ जमजम का पानी होता है, जो पानी छिड़कना होता है, उसके अंदर कुछ उसने उर्दू भाषा में लिख के कागज डाले और बोल दिया कि एक काम करना, वक्त बेवक्त थोड़ा सा इधर उधर मार देना। कुछ कागज पे उर्दू के वर्ड्स लिख के दिए, ये बोल दिया कि घरों में चिपका लेना इन वर्ड्स को, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ कीले ठुकवाई वहाँ पे कि तुम्हारा घर बंधवा रहा हूँ मैं, ये बोल के वहाँ पर उनकी जो दक्षिणा थी, जो भी वो अमाउंट लेते थे, वो बोल के चले गए। भाई चीज़ें फिर दोबारा शांत हो गई। पहले वो जो गुरुमा वाला इंसिडेंट हुआ था वो हुआ, उसके बाद ये मौलाना वाला जो इंसिडेंट था ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो बताने वाला है ना बंदा प्रदीप, वो तो बता रहा है अपने मामा की कि मेरे मामा ने ही ये सब कुछ हो रहा था और मामा के परिवार में ये सब कुछ हो रहा था। तो प्रदीप ने बताया कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। जो लड़का बता रहा है कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, और जो लड़की है और जो प्रदीप है वो सगे भाई बहन है? नहीं, अच्छा, कजन भी नहीं, आमने सामने रहते हैं ना, आमने सामने रहते हैं। तो क्या हुआ, प्रदीप ने बताया कि भाई सब कुछ हो रहा था मामा के लड़के के साथ, और वो लड़की की इन्वॉल्वमेंट अलग थी, वो दूसरा घर था सामने वाला। तो इस टाइम पे प्रदीप ने बताया कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। अभी 2024 की बात है, 24-25 की बात है। तो उस टाइम पे सबका प्लान बना कि भाई चलते हैं। अब जहाँ जाना था वो काफ़ी बड़ी लोकेशन है इंडिया में, काफ़ी अच्छा उसका जगह है, मतलब काफ़ी सही है। वहाँ पर उनको जाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जाने से जस्ट एक रात पहले वो जो मामा का लड़का प्रोसेस हुआ था, जाने से पहले उस घर की वो जो कीलें थी वो अपने आप निकली मिली। उस घर में जो सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा ऊबड़ खाबड़ हो रखा था, और वो लड़का दोबारा पोजेस हो गया था। और उसने पता नहीं क्या सोच के घर वालों के सामने बोला जाने से एक रात पहले कि अगर तुम मुझे उस गांव में लेके जाओगे तो किसी को वापस नहीं आने दूंगी। अच्छा, लड़के ने ये चीज बोली, अगर उस गांव में लेके जाओगे, मतलब उस गांव में हो सकता है कोई उतारा करने वाला हो, कोई सुप्रीम पावर हो, या वहां पे शादी के टाइम पे कोई आने वाला हो। उस लड़के को पता चल गया था, मामा के लड़के को, कि अगर तुम मुझे वहां लेके जाओगे तो मैं वापिस नहीं आने दूंगी। लड़का बोल रहे हैं उसमें एग्जैक्टली लड़की की आवाज में कि अगर वहां लेके जाओगे तो वापस नहीं आने दूंगी। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जो हनुमान चालीसा होती है वो पढ़नी शुरू करी। फिर दोबारा एक बाबा को बुलाया गया। इस टाइम पे ना मौलाना थे ना वो गुरुमा थी, बाबा को बुलाया गया। वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि भाई ये किसी लड़की की आत्मा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तुम्हारे लड़के को ये ले जाने की कोशिश कर रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो एक पोजेशन था वो 5-10 मिनट चला और वो लड़का जो था बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि देखो मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि परमानेंट इलाज है, इसके लिए तुम्हें हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। अब इनके पास इतना टाइम था नहीं, इन्हें शादी में जाना था। इन्होंने क्या करा, उस बाबा से जो इलाज करवाया बड़े वाले लड़के का, छोटे वाले लड़के का और बड़े वाले लड़का का, किसी एक का इन्होंने इलाज करवा लिया था, जिस पे उस टाइम पोजेशन आया था, शायद छोटे वाले पे आया था। तो छोटे वाले लड़के का इन्होंने इलाज करवा लिया। भाई इन्होंने इलाज करवाया छोटे लड़के का। जिस दिन ये लोग निकल रहे थे शादी के लिए, बड़े वाले लड़के में पोजेशन आ गया। रास्ते में ही उसके अंदर पोजेशन आ गया। पूरे रास्ते, पूरे गाड़ी में हल्ला मच रहा है। 2 गाड़ियां यहाँ से गई थी, बड़ी बड़ी 7 सीटर, और रास्ते में ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि भाई उस लड़के के साथ दिक्कत हो रही है। तो फिर दोबारा वो जो बाबा इनके घर पे आए थे छोटे वाले भाई का इलाज करने, उनको कॉल पे लिया गया। उन्होंने वहाँ से मंत्र पढ़े। तो मंत्र पढ़ने के बाद क्या हुआ, बड़ा वाला जो लड़का था वो शांत हो गया।
मामा जी ने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मेरे घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बाबा ने बताया कि बेटा हाथ तो तेरा ही है इसमें, बेशक तूने जानबूझ के करा हो या गलती से करा हो, लेकिन मैंने तेरे को बोला भी था कि हवन करवाना पड़ेगा, तुम्हें शादी जरूरी थी, तुम शादी अटेंड करने निकल गए, अब तुम्हें पछताना तो पड़ेगा। मामा जी की एक लड़की भी थी जो सबसे अलग है, उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं चल रही है। दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब ये पहुंच गए गाँव में, शादी अटेंड कर ली, सब कुछ हो गया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं एक लाइन हाईलाइट करता हूँ दोबारा, जो उस स्पिरिट ने बोली थी कि अगर मुझे लेके जाओगे मैं वहां से वापस नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ठीक है, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये चीज़ें चलती गई, शादी अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड कर लिए। अब वापस आने की बात हो रही थी। जब ये गांव से निकलते हैं अपनी एक्चुअल लोकेशन के लिए, सबसे पहले जिस गाड़ी में वो मामा का लड़का बैठा हुआ था जो बड़ा वाला था, उस गाड़ी का टायर फटता है। सबसे पहले टायर फटा। इन लोगों को एक ऐसा दिन सिलेक्ट करा गया था जिस दिन इनके वहाँ पे मान्यता है कि हमें इसी दिन ट्रैवल करना चाहिए, ये दिन सबसे शुभ होता है। उस एंटिटी ने इनका वहाँ से निकलना मुश्किल कर दिया। इन्होंने पूरी ज़बरदस्ती कर दी कि हमें इसी दिन निकलना है, इसी दिन निकलना है। बार बार गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग वहाँ से निकले, अब इस चीज़ को भाई ध्यान से सुनना, ये एंडिंग बहुत डार्क है इसकी, कि जब ये वहाँ से निकले ना तो 2 गाड़ियाँ थी। आगे वाली गाड़ी फूफा जी चला रहे थे, पीछे वाली गाड़ी मामा जी चला रहे थे, और मामा जी की फैमिली के ही साथ ये सारी दिक्कतें हो रही थी। फूफा जी जो थे उनके साथ बुआ जी बैठी थी और बहुत सारे रिलेटिव बैठे थे। मामा वाली जो गाड़ी थी उसमें सारी फीमेल्स बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। मामा जी वाली गाड़ी में दोनों 7 सीटर थी, और इन्होंने आपस में डिस्कस किया था, एक जगह चाय पी है इन लोगों ने, वहाँ पे डिस्कस किया है कि हम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गाड़ियों को सलामत चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फूफा जी आगे वाली गाड़ी चला रहे थे, मामा जी पीछे वाली गाड़ी चला रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। बीच में जब ये चाय पीने रुके ना, उस टाइम पे जो फूफा जी के साथ बुआ जी थी, उन्होंने बोला कि मैं औरतों में जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लूंगी तो मेरे टाइम पास हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा टाइम का। इधर से क्या हुआ, पीछे वाली गाड़ी में से जो बड़ा वाला मामा का लड़का था जिसपे एक टाइम पे पोजेशन आया था, वो आके इस वाली गाड़ी में बैठ गया। अब भाई जब गाड़ी चलनी शुरू हुई ना हाईवे पे, फूफा जी गाड़ी लेके जा रहे, एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार जो पीछे वाली गाड़ी है वो कहाँ रह गई। इन्होंने क्या करा, गाड़ी साइड में लगा ली कि 15-20 मिनट हम देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत है, क्या है क्या नहीं है। अब वेट करने लगे तो इन्हें लगा शायद कोई फ्रेश होने उतरा होगा किसी ढाबे पे, किसी होटल पे, या चाय पीने के लिए कोई उतरा होगा, कोई वॉमिटिंग हो गई होगी किसी कॉल वॉल नहीं करी इन्होंने। उस टाइम पे कॉल नहीं करा। जब ये 15-20 मिनट रुके ना, इनके पास कॉल आया। अच्छा। और कॉल पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी आपके साथ थी वाइट कलर की। उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ थी। बोल दिया फटाफट से आ जाओ, इनका बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई साहब, पीछे वाली गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग पहुंच जाओ। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है। फूफा जी गाड़ी चला रहे थे, फूफा जी ने क्या करा, यू टर्न मारा और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से 2 एम्बुलेंस निकली है। उसी टाइम पे 2 एम्बुलेंस थी जो इनके पूरे परिवार को, पीछे वाले को भर के लेके जा रही थी। अच्छा। ये लोग वहां पहुंचे हैं, इन्होंने देखा जो पीछे वाली गाड़ी थी पूरी खूनम खान, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं पे स्किन चिपकी हुई है, कहीं पे जो अंदर की चीजें होती है ना, मांस चिपका हुआ है, कहीं पे कुछ है। मतलब गाड़ी को देख के कोई भी ये साक्षात बता सकता था कि भाई कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि जो सब्सक्राइबर उसने हमसे फोटो भी शेयर की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता लगाने की जरूरत है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी देख के विचलित कि बहुत अजीब सी वो फोटो है। जब ये लोग पूछते हैं पुलिस वालों को दोबारा कॉल करके कि कहाँ गए, सारे के सारे आपने कॉल करके बुलाया, तो उन्होंने बताया कि ये नियर बाय हॉस्पिटल है, यहाँ पे आ जाओ। भाई आगे वाली गाड़ी में फूफा जी थे, चाचा जी थे, पीछे वाली गाड़ी में चाचा जी का लड़का भी बैठा हुआ था, बुआ जी भी बैठी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली थी। उसमें मामा का लड़का भी था, मामा का छोटे वाला, बड़ा वाला आगे चला गया था। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्ट्रेचर पे पटक रखे हैं, वो मर चुके हैं। चाचा का लड़का और मामा का लड़का। मैं बता रहा हूँ इस टाइम मेरे को भी काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। वो दोनों स्ट्रेचर पे पड़े हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जाते ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हालत देखी गई जो चाची जी थी, उन चाची जी की जो हालत थी वो पता कैसी थी, उनका सर फटा हुआ था और पूरा ऐसे जैसे लटक जाता है ना, इस तरीके से लटका हुआ था।
तो एम्बुलेंस वालों से बात की कि हुआ क्या ये। उन्होंने जो चीज़ बताई ना एम्बुलेंस वालों ने बताया भाई हम पीछे बैठे हुए थे, चाची जी ने एम्बुलेंस वालों का हाथ पकड़ रखा था और बार बार चाची जी बोल रही थी मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो। ये जैसे एम्बुलेंस वाले बात करते हैं ना कि हाँ माता जी मत आप टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम से जो चाची जी बैठी हुई थी उनकी गर्दन मुड़ी यूं करके, सर ऊपर गया, धम धम धम, स्ट्रेचर पे खुद ही बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया और 10-12 बार उन्होंने अपने स्ट्रेचर पे इस तरीके से सर मारा और फिर वो भी खत्म हो गई। 3 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो सबसे पहले चाचा बेहोश हो गए, फूफा जी वहाँ पे थे। फूफा जी ने देखा भाई मेरा भी बच्चा ख़त्म हो गया, मेरी वाइफ भी ख़त्म होगी, बुआ जी भी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा ये सॉरी चाची मैंने बोल दिया, बुआ जी थी ये, बुआ जी जो पीछे गई थी जो बोली थी औरतों के साथ बैठ जाऊँ, वो भी ख़त्म हो चुकी है। मामा और मामी की जो मामा जी की जो लड़की थी वो 2 बच गए थे बस। उसके अलावा पीछे वाली गाड़ी में 4 लोग थे जो ख़त्म हो गए थे। और चौथा कौन था, चौथी थी चाची, अच्छा हाँ चाची ही थी वो, चाची जी ख़त्म हुई है, चाची ख़त्म होगी, बुआ ख़त्म हो गई और दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। चाचा का लड़का और मामा जी का जो लड़का था वो ख़त्म हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि परिवार के ऊपर एकदम से जो गाज टूटी है ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ। इस टाइम पे परिवार में ऐसा हो गया था कि एक साथ इतनी चीज़ें हो गई। और भाई जब ये बॉडी देखने गए ना, एक बच्चा था जिसके सर में ना गेयर घुस गया था, जो लगाने वाला गेयर होता है ना वो घुस गया था इधर। मामा जी वगैरह बच गए क्योंकि एयर बैग टाइम से खुल गए थे, नहीं तो जो लोग आगे पीछे बैठे थे उनकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। इतना बुरा एक्सीडेंट ये हुआ था वहाँ पे। इन्होंने उस चीज़ को समेटा, मामा जी बच गए थे उन्होंने समेटा। चाचा जी जो थे वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने भी अपने बच्चे और बीवी खो दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग गाँव पहुँचे, सबका विसर्जन करा, जब वहाँ पर अपने सबसे जो मेन बाबा थे, गुरु जी थे, उनसे मिले और उनको बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरु जी ने साफ बता दिया कि भाई एक लड़की थी, याद करो, जिसको मर गई थी या मार दिया था। वो लड़की इंसाफ चाहती थी, लेकिन मामा जी ने वहाँ पे आके क्या करा, घोषित कर दिया कि हाँ ये ठीक है, मतलब मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वो सुसाइड है। वो सुसाइड था या क्या था हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंटिटी थी वो शुरू से ये चाहती थी कि मेरे को उस चीज़ का इंसाफ मिले। मामा जी ने अपनी तरफ से क्या करा, बीच में अड़चन बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है, जिस वजह से वो जो एंटिटी थी वो इनके घर में प्रवेश करी। सबसे छोटे वाले लड़के पे आई, फिर बड़े वाले लड़के पे आई, और उस एंटिटी ने बोला भी था अगर मुझे गांव लेके जाओगे तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। अब इन्होंने पूछा कि गाड़ी के अंदर ऐसा हुआ क्या, तो वो बाबा जी ने अपनी आँख बंद करी होगी, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बताई जो चीज़ भाई, बताया कि गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड पे चलने लग रही थी। मामा जी का जो लड़का था वो अचानक से अपने ही पापा को बोलने लगा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके पापा ने पीछे मुड़ के पूछा हुआ क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने जैसे गाड़ी नहीं रोकी, अपने बाप का सीधा यू करके नाक पे मुक्का मारा। उसके पापा ब्लैकआउट हो गए। उसके पापा ने सीधा गाड़ी देकर हमारी पेड़ पे, अच्छा पेड़ पे गाड़ी लगते ही वहाँ पर जिस तरीके से सब फटे हैं एकदम से धम करके, वहाँ पर वो पूरा इंसिडेंट हो गया। और वो लड़की लेने तो सिर्फ एक को आई थी, लेकिन अपने साथ 4 जनों को लेके चली गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर का उतारा करवाया, लेकिन तब तक वो एंटिटी अपना बदला ले चुकी थी। तो आगे के लिए तो ऐसा हो गया कि ठीक है घर को बंधवा लिया इन्होंने। लेकिन जो चाचा जी थे जिसके बारे में हमें प्रदीप बता रहा था भाई, चाचा जी इतने बिजनेस माइंडेड थे ना कि जिस बिजनेस में वो हाथ रख देते थे वहाँ पर वो गोल्ड बना देते थे। उस चीज़ को बोलते हैं ना, पत्थर को हाथ लगाया तो सोना बन गया। बोले एक टाइम ऐसा आ गया कि जो चाचा जी थे वो देख के पता क्या बोलते थे, अरे देख देख चाची आई है, देखो तुम्हारी चाची आ गई मिलने के लिए मुझसे, देखो मेरा बच्चा जा रहा है, देखो दोनों आ गए। उनकी कम से कम नहीं तो 1-2 साल तो बैक टू बैक पूजा पाठ और हवन चले, तब जाके चाचा जी अभी भी बचकाने हो गए, मतलब कि एक बच्चा दिमाग हो गया, सही नहीं हुए अभी तक। ट्रॉमा घुस गया उनका। हाँ वो डिप्रेस हो गया बुरी तरीके से। खतरनाक कहानी भाई। अच्छा भाई, प्रदीप जो है, जो सब्सक्राइबर था, उसके मामा का ये डिक्लेयर करना कि इस घर में ये जो हुआ ये सुसाइड हुई है, तो वो उनकी इतनी ज़्यादा वो थी कि वो जो कह रहे हैं उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो रही है घर में और वो चीज़ मानी जा रही है। काफ़ी नाम चलता था उनका, अच्छा, काफ़ी बातचीत थी उनकी। और वहाँ जो हुआ उसमें सबसे एक बढ़िया चीज़ पता है क्या थी, जो उस परिवार को बचा गई। जिस परिवार में पूरा कांड हुआ था ना, उन्होंने वो घर खाली कर दिया था उसी टाइम पे।
वो वहाँ से चले गए थे, खाली करके चले गए वो, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके कोई ना कोई फड्डा हो सकता है। वो वहाँ से चले गए, तो वो स्पिरिट जो थी सीधी की सीधी अपना बदला लेने पहुंची है यहाँ पे। और भाई गुरु माँ, मौलाना, बाबा, चौथे ये थे गुरुजी, जो एक्चुअली में बचा ही नहीं पाए किसी को भी। और ये भी बता नहीं पाए कि क्यों उस लड़की की मौत हुई, सुसाइड थी या क्या थी, इन्होंने पूछा नहीं उनसे? भाई मेरे ख्याल से पूरे इंसिडेंट में लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी हम इस चीज़ को डिक्लेयर करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि जब घर वालों को नहीं पसंद था तो फिर क्या ही हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये इंसिडेंट काफ़ी डार्क रहेगा, एंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा एक ऐसी है कि मेरे को 3 बार सुननी पड़ी। उसके बाद भी थोड़ा सा बुआ और चाची में मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि एक्चुअल में इतना ज़्यादा इसमें वो है ना टॉर्चर वाला सीन कि कोई इंसान ये देखे कि मेरे अभी गाड़ी पीछे आ रही है और अचानक से पता चले ये एम्बुलेंस तो वही थी जो हमारे घर वालों को लेके जा रही थी। और हॉस्पिटल जाके पता चले कि भाई ये, और फिर बाबा जी के पास पता चले तो कि मामा जी के मुक्का मारा और गाड़ी सीधा पेड़ पे लगी। घर वाले सुन रहे हैं, तो सिर्फ ये चीज़ की एक इतने से स्टेटमेंट की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। थोड़ी लेकिन लापरवाही भी रही इनकी, अगर इनको ये इतना बिलीव ही कर रहे हैं कि ये किसी को दिखा रहे हैं बाबा को या मौलवी को, और वो ये कह रहे हैं कि मत जाना वरना पूरा, वो जैसे वो आत्मा आती है वो कहती है कि तुम उधर मत जाना वरना मैं पूरे परिवार को ले जाऊंगी, वो भी उन्होंने नहीं सोचा इस बारे में और चले गए सब। वो भी लापरवाही रही। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो उस तरफ नहीं देख के ना, मैं तो लॉस को देख रहा हूँ। मैं अगर ये सब देखूँ कि पास्ट में क्या हुआ, मेरे हिसाब से तो फिर मेरे को ये देखना चाहिए कि मामा जी ने इन्वॉल्वमेंट क्यों रखी। वही, हाँ वही मैं कह रहा था कि उनकी वहां तक तो जाऊँ ही ना, तो मैं ये देखूँ कि लॉस कितना बड़ा हो गया सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कि एक स्टेटमेंट दे दी। और वो पता नहीं कितनी बार एंटिटी आके बोल भी चुकी थी मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। अब एक के साथ वो 3 को और ले गई, मतलब 4 सीधा मृत घोषित हुए हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मामा जी जिंदा छोड़ दिए कि बेटा अब तू देख तेरा परिवार कैसे तड़पेगा। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है कि मामा और लड़की को छोड़ दिया, एक बेटा तो आगे वाली गाड़ी में बैठा था, मामा जी जो है वो जिंदा छूट गए कि भाई अब तू देख कि एक्चुअल में होता क्या है जब अपना कोई गुजरता है। तो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है, मतलब किसके साथ हुई है, कुछ बताओ थोड़ा। भाई सेकंड इंसिडेंट अपने यहीं का ही है, आसपास का ही। और जो बताने वाले उनका पूरा नाम तो राजेश है, वैसे उन्हें राज नाम से पुकारा जाता है। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे और काफ़ी अच्छा अर्न करते थे। लेकिन जिस तरीके से वो अर्न करते थे ना, उनके आसपास वाले जो इनके रिश्तेदार थे बहुत चिढ़ा करते थे उस चीज़ से रिलेटेड। घर में कोई ना कोई अनबन रहा करती थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो इनके पापा है, राजेश के पापा जो है, इनके खुद के मम्मी पापा बहुत इस चीज़ से चिढ़ते थे कि ये दूसरे भाइयों बहनों को सपोर्ट नहीं करता, खुद के लिए ही सब कुछ करता है। तो क्या होता था, जैसे राजेश के तो वो दादाजी लगे जो इनके पापा के पापा हैं, वो दादाजी शाम को पी के आते थे और राजेश के पापा को डांटते थे कि अगर तेरे से नहीं करा जा रहा, तू घर में पैसे नहीं दे सकता तो घर छोड़ के निकल जा, हमारे किसी काम का नहीं है। और जो बाकी रिलेटिव्स थे वो भी क्या करते थे, जैसे राजेश सबसे छोटे वाले, उनसे एग्जैक्टली काउंटिंग बताया हूँ, सबसे बड़े वाले जो भाई है वो रियल एस्टेट में थे। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो राजेश के बड़े भाई है, मतलब बीच वाले हैं वो वाईफाई के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है। और राजेश स्टूडेंट है जिन्होंने हमें सब कुछ बताया है। तो हुआ क्या, ये सारे जब निकल जाते थे ना अपने काम पे, तो राजेश की मम्मी को टॉर्चर किया जाता था। जो बगल वाले रिलेटिव्स थे, जो दादा दादी थे, वो टोंट मारा करते थे कि तेरा पति घर में पैसे नहीं देता है, तेरे 3-3 बच्चे पल रहे हैं, हमने भी तो एक टाइम पे उन्हें पाला है, तो एक काम करो तुम घर छोड़ के निकल जाओ, तुम अपना घर बसा लो। अब राजेश जो स्टूडेंट था वो इन सब चीज़ों को देखा करता था कि जब भी ये लोग बैठते हैं शाम को तो इसी बारे में बात होती है कि दादा दादी ने आज इतना सब कुछ बोल दिया, साइड में जो चाचा वगैरह रहते हैं इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो जो राजेश के पापा थे वो एक डिसीज़न लेते हैं कि अब फाइनली हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना। और किसी गांव में, एक गांव था, ये 2000 मेरे ख्याल से 21-22 का इंसिडेंट होगा, 22 का ही है शायद, 22 या 23 का। तो उस टाइम पे जो राजेश के पापा है वो एक गांव में जगह देखते हैं और पैसे की दिक्कत नहीं थी उनको, तो वो क्या करते हैं, थोड़े बड़े गज में एक घर ले लेते हैं वहाँ पे। अब इस गाँव के बारे में राजेश ने बताया कि भाई जिस गाँव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर शुरू से ही इन भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि कुछ इमेजेस और वीडियोस भी हमारे पास आ रखे हैं, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा देना। उन इमेजेस में ये दिख रहा है साफ साफ कि इनके घर के बाहर पूरा जंगल स्टार्ट हो रहा है, झाड़ियाँ है पूरी की पूरी, एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बगल में एक नहर बह रही है, वहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है और कहावत यह है कि ये जो बरगद का पेड़ है इस पर ब्रह्म राक्षस, मुंजिया,
जिन जिन्नात हमेशा से इनका वास है। इस पूरे गांव के बारे में एक अफवाह पहले से ही फैली हुई है, जो लड़कियों के लिए अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कोई भी लड़की रात को बाल खोल के छत पे नहीं जाएगी, क्योंकि इस गांव के जंगलों में एक जिन जिन्नात का साया रहता है। अब हुआ क्या, राजेश ने बताया कि भाई हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। गांव का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपने घर के बारे में बता दिया। एल शेप घर था, सामने हॉल था, अंदर कमरे थे। अब बताया कि भाई जब हम वहाँ पे मूव करते हैं तो एग्जैक्टली उस गांव में गिन के 5-6 घर थे उस टाइम पे, जब हमने वहाँ पे ज़मीन ली थी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी तो हमने ज़्यादा ले ली थी। पापा अपने काम पे जाया करते थे, मम्मी घर में रहती थी। बड़ा वाला भाई जो था वो रियल एस्टेट में था, उसका आना जाना बहुत ज़्यादा होया करता था। जो बीच वाला भाई था वो वाईफाई के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके एक टैलेंट के बारे में बात की, जिस टैलेंट को ही, जो टैलेंट उसे बहुत ज़्यादा मार गया। वो बंदा सिंगिंग किया करता था, वीडियो बनाया करता था और रील्स बनाया करता था। और जो भी बनाया करता था उस जंगल वाले एरिया में जाके बनाया करता था। वो क्या करता था, जैसे वाईफाई वाले ऑफिस से जिस दिन छुट्टी होगी या फिर जिस दिन पार्ट टाइम उसे लगता है कि आज काम नहीं है, तो वो क्या करता था, जंगल वाले एरिया में निकल जाता था। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो राजेश थे वो बताते कि भाई मैं खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे भाई की जो आवाज़ है वो सिंगिंग के मामले में बहुत अच्छी आवाज़ है, काफ़ी अच्छा वो गाता था। कि जो मेरे भाई का दोस्त था ऋतिक, वो उसका इतना अच्छा दोस्त था, मतलब एक दूसरे पे जैसे भाई मरते हैं ना, ऋतिक एकलौता दोस्त था उसका, जो इसका भाई है। भाई का नाम मानव रख लेते हैं, कि राजेश ने बताया मानव जो मेरा भाई है उसका दोस्त ऋतिक था। ये ही दोनों थे जो एक दूसरे के लिए दोस्ती में मरे करते थे, पूरे दिन उठना बैठना, साथ में घूमना, सब कुछ करना। ऋतिक एक बार ना ट्यूशन से वापस आ रहा था, 7:30 बजे का उसका ट्यूशन था, और ट्यूशन से आते आते उसको कभी कभार 9, 9:30 बज जाते थे। गाँव वाला एरिया था। एक बार ऋतिक हो गया किडनैप, ठीक है। जब ऋतिक किडनैप हुआ तो उसकी ढूंढाभाली चली और 1 हफ्ते में ऋतिक वापस मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार 2 महीने बाद ऋतिक फिर दोबारा किडनैप हुआ। इस बार ऋतिक का कुछ भी आता पता नहीं चला। अब हुआ क्या, जो ये मानव था राजेश का भाई, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गया। जंगल में जाया करता था, वहाँ गाने वाने बनाता था, रील्स बनाता था और बहुत सारा टाइम वहाँ स्पेंड करता था। एक दिन जब ये घर वापस आता है ना मानव, तो राजेश ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, पक्का ये रो क्या है। इन्होंने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की, ये सोच के कि यार दोस्त था, नहीं मिल रहा तो इमोशनल हो गया। और दोस्ती को भी समझ रहे थे कि बहुत पुराना दोस्त था, इकलौता दोस्त था इस गाँव में जो बना था, तो इसलिए अपसेट है ये। बहुत ज़्यादा अपसेट है। लेकिन उस दिन से कुछ चीज़ें चेंजेस जो है मानव में देखने को मिली। मानव जब घर वापस आया ना, तो वो 19 घंटे सोया करता था। आया, खाना खाया और सो गया। उसे बार बार उठा रहे हैं कि तेरे को ऑफिस भी जाना है, तेरे को ऑफिस जाना है, उठ जा, फटाफट से ऑफिस चला जा। नहीं जाना ऑफिस, नहीं जाना, नहीं जाना। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जैसे किसी दिन अगर बैठे ना इन्होंने, तो इन्होंने मानव से वो पूछा कि तू क्या गाना बना रहा था ऋतिक के लिए, अपनी दोस्ती के लिए। राजेश ने भाई हाईलाइट करा कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय भाई, उस बंदे ने दोस्ती के लिए जो गाना लिखा ना अपने दोस्त ऋतिक के लिए, हम भी ये देख रहे थे कि मतलब इस बंदे ने ये लिरिक्स निकाले कहाँ से। बहुत बेहतरीन तरीके का गाना। और वो गाना सुनते सुनते सारे ही रो पड़े उस दिन कि ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, दोस्ती में इतना सब कुछ चल रहा है। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मानव को इन्होंने ज़बरदस्ती वाईफाई के ऑफिस में भेजा कि कंप्लेंट आ रही है, फ़ोन बज रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा। अब ये जब वहाँ पर गया ऑफिस में, वाईफाई ऑफिस में, वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ जाके सो गया। बॉस के घर पे कॉल आ रही कि आपने क्या इसकी नींद पूरी नहीं होने दी है, ये यहाँ पे आके सो गया है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इनको थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये क्या चेंजेस है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा 24 घंटे में से 19 घंटे सिर्फ सोने लग रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी सोने लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक इनके मौसा थे जो मुंबई में कारपेंटर थे। अच्छा, मौसा जी इस टाइम पे इनके घर पे आने वाले थे, और राजेश ने आगे बढ़ने से पहले बताया कि भाई जो मौसा जी है ना, उनके साथ पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो रखी है मुंबई में, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर वहाँ पे पता नहीं किसी ने काला जादू वगैरह करा होगा, जिसकी वजह से मौसा जी ने 2 साल इतना स्ट्रगल करा है। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके जो कंधे हैं उन पे भार आने लग जाता है। तो मौसा जी जब इनके घर पे आते हैं ना, उन्होंने कदम रखते ही सबसे पहले ये पूछा मानव कहाँ है। खुद से उन्होंने पूछा मानव कहाँ है। तो राजेश ने अपनी तरफ से बताया कि मौसा जी ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है, और पता नहीं 19 घंटे सोता रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। तो मौसा जी ने बोला कोई नहीं, एक काम करेंगे हम ना, बालाजी चलेंगे, ठीक है, टेम्पल होके आएंगे। तो क्या हुआ, अब जैसे घर वाले आपस में बात कर रहे थे इस बारे में कि टेम्पल आएंगे, टेम्पल आएंगे, टेम्पल होके आएंगे, तो
उस टाइम पे मौसा जी ने बोला मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, बाकी तुम देख लो किस तरीके से चलना है, कौन से दिन चलना है। अब जब ये बैठ के बात कर रहे थे ना कि बालाजी टेम्पल जाना है अपने मेहंदीपुर बालाजी, जो मयंक था अंदर सोने लग रहा था, वो बाहर आया, मानव, सॉरी मानव जो था वो बाहर आया और अचानक से इधर उधर देखते हैं, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। तो भाई इसने देखा एकदम से राजेश ने कि भाई आंखें पूरी लाल हो रखी है, और जब जब राजेश नाम ले रहे बालाजी बालाजी टेम्पल हनुमान जी, वो बंदा कपकपा रहा है, उसके अंदर कपकपाहट सी आ रही है, मतलब जैसे पता नहीं किसी चीज़ का खौफ है। उसने सुना, वो अंदर चला गया वापस, जो मानव था। मौसा जी आए तो मौसा जी ने बोला कि क्या हुआ। इन्होंने बताया कि उस टाइम इसके मम्मी पापा भी वहीं थे, बस एक रियल एस्टेट वाला भाई नहीं था। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी आया था बाहर और पूरी आंखें भटलाल हो रखी है, और जब जब हनुमान जी का नाम आया तो इस तरीके से रिएक्शन दिया जैसे हमारा नहीं है वो मानव, हमारा नहीं है। तो भाई मौसा जी बोले ठीक है, एक बार मैं चल के बात करता हूँ अंदर। मौसा जी वहाँ पे गए। मौसा जी ने पूछा कि क्या हुआ, तू मेरे साथ चलेगा ना बालाजी मंदिर। उठ के सीधा उसने बोल दिया कि चला आ जाए यहाँ से, चला आ जाए, इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। इसके मौसा जी समझ गए कि ये वो नहीं है, कोई और ही चीज़ है। तो क्या हुआ, हड़कंप मच गया एक, वहाँ पे चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। जो मानव था वो चिल्लाने लग गया कि मेरे को मंदिर लेके जाओगे तुम, ऐसे कैसे मंदिर ले जाओगे, मेरे से बिना पूछे तुम मुझे कैसे मंदिर लेके चले जाओगे, मार दूंगा, आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब घर में ये चिलचिलाहट शुरू हुई ना, तो इनके घर के पीछे 3 भक्तों का घर था। एक घर में 3 भक्त थे, अब वो पूजा करते होंगे, भक्त थे। उनमें से क्या हुआ, एक भक्त आ गया देखने के लिए कि हुआ क्या है। वो भक्त वहाँ पे बैठा, उसने पूछना शुरू करा कौन है तू। नहीं बताए, नहीं बताऊंगा, मेरे को मंदिर लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तू यहाँ क्या करने आया, तेरे को भस्म कर दूंगा। वहाँ पे वो बोल रहा है जो भक्त है कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, यहाँ से बोल रहा है तू मुझे क्या भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बार बार पूछना शुरू करा कौन है कौन है कौन है। तब उस एंटिटी ने पहली बार बताया कि मैं जिन हूँ, जिन। तो इन्होंने पूछा कि भाई तू मतलब इसके शरीर में क्या कर रहा है, और तू किस मकसद से आया, तेरे को चाहिए क्या, जो चीज़ तेरे को चाहिए तो बता दे। मतलब एक भक्त का काम था कि मैं जो भी मांग रहा है भोग वोग दे के इसे भेज दूँ। काफ़ी टाइम तक बोलता रहा नहीं जाऊँगा। पूछा गया क्यों नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है। वो जो जिन था वो ये चीज़ बोलने लग रहा है मुझे इस बच्चे को लेके जाना है, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसके अंदर पिछले 2 महीने से हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने इसे पोजेस करने की बहुत कोशिश की, मैंने इसके शरीर पर कब्जा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ये कैसे न कैसे बच जाता था। लेकिन इस बार मैं इसे लेके जाऊँगा। तो भक्त ने पूछा कि अब तूने इस पर कब्जा कैसे पा लिया। बोला जब ये जंगल में आया था ना, अपने दोस्त को याद कर रहा था, और जब ये रोने लगा, डिप्रेस हो गया, तब मैंने इस पर कब्जा पा लिया। जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर हुआ और अभी वीक हो गया एग्जैक्टली तब मैंने इसके ऊपर धावा बोल दिया और मैंने इसे पोजेस कर लिया। 2 महीने से वो नहीं जाऊँगा। भक्त ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, क्रियाएं शुरू करी, और पूछना शुरू करा तू बता दे क्या चाहिए तेरे को। उसने क्या करा, बोल दिया कि एक काम करो, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेके आ जाओ। नॉन वेज का नाम लिया कि इस चीज़ का भोग लेके मैं चला जाऊँगा। मंगवाया गया। जो राजेश है वो अपने मौसा जी के साथ वो सामान लेके आए मार्केट से। वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जैसा होता है ना भोग उसने सूंघा यूँ करके, अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद चलो फाइनली सब हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जिन सारे झूठे वचन दे के गया वहाँ पे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, राजेश सोने लग रहा था। उसने क्या करा, राजेश ने जैसे होता ना एक ठंडी हवा का झोंका राजेश की कमर पे लगा, जैसे भरी गर्मी में यार एकदम से ठंडी हवा कहाँ से आई। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो भाई था, वही जो मानव था, वो उसे घूर घूर के देख रहा है कि तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा, प्रॉपर आवाज बदल गई, प्रॉपर कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है, तुम्हें क्या लगा मैंने जो वचन दिए वो सही है। अब ये भाई उठ के सीधा भागा। इसने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ दिक्कत हो रही है। सारे घर वाले आए, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया, चिल्लम चिल्ली हो रही है। उधर से समझ गए थे उस भक्त को बुलाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जिनने उसका कर दिया था कि उल्लू बना दिया था उसे। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा किसी से पता करना शुरू करा, लेकिन 5-10 मिनट में वो पोजेशन के बाद वो जो मानव था वो बेहोश हो गया था। इन्होंने क्या करा, किसी से पूछताछ करी, फिर एक उसको बाबा को बुला के लेके आए, जो बाबा वहाँ पे मानने वाले थे, जिनका नाम था किसी और को। हाँ, किसी और को। तो सुबह जब वो बाबा आए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, भाई ऐसा है कि ये जो लड़का है इसको पोजेस कर रखा है एक जिन ने, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी आत्मा भी है। जिन तो है ही है, लेकिन कोई और भी एक आत्मा है
और वो आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये थोड़ा सा हैरान हो गया कि कोई और आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है मतलब। तो बताया जाता है कि इसके साथ ऋतिक की आत्मा है। ऋतिक जो गायब हुआ था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो नहीं लेकिन पता चला। बस वो बता तो दिया था भाई कि उसका हुआ जो हुआ, किडनैप करने वालों ने शायद खत्म कर दिया उसे। अच्छा, बट उसकी आत्मा इसको प्रोटेक्ट कर रही है उस जिन से, वरना वो जिन 2 महीने से कोशिश कर रहा है कि इसे लेके चला जाए। अब ऐसी ऐसी बातें बता दी वहां पे भाई, सुन के ना सबसे पहले राजेश बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ मेरा कलेजा फट गया। वो जिन बोला कि तुम्हें इतना पता है, तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना तो पता नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में सोता है, रोज रात को 1:30 बजे मैं इसे अपने वशीकरण करके शमशान पे लेके जाता हूँ, वहां पर क्रिया करवाता हूँ, और तुम्हारे उठने से पहले वापस आके लेट भी जाता है। कैसी क्रिया? अब वो वहां पे जाके करता होगा, कोई जिन विन की सेवा करता होगा, भोग इसे चढ़ाता अपने होगा। वश में करने के लिए पूरा पूरा वश में कर लिया था। बताया कि राजेश के बगल में वो सोता है, रात को उठता है, 1:30 बजे वहां जाता है और वापस आके लेट भी जाता है। घर में किसी को पता ही नहीं है, ये 1.5-2 महीने से चल रहा है। अच्छा, अब उसे बाबा जी से बोला गया कि इसे ठीक करना है, कैसे करा जाए। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस जिन को निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कम से कम मेरे को 2-3 दिन चाहिए होंगे कि मेरे को हवन करना पड़ेगा। भाई वहाँ पे उस टाइम पे वो धागे वागे दे गए जो बाबा जी थे कि ये धागे मैं दे रहा हूँ और इससे अभी तक तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो तीसरी रात आएगी उस दिन मेरे को हवन करना है। एक रात आराम से निकल गई। दूसरी रात इसकी आँख खुली राजेश की, एग्जैक्ट 1:30 से 2 के बीच में। इसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो भाई था वो था ही नहीं वहाँ पे। इतने एकदम से ही हो जाता, भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया। वो चिल्लाने लगता, पापा पापा भाई नहीं है, मानव पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार देखना शुरू करना, तो जाके देखा एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ है, अच्छा, इस तरीके से बिल्कुल, और बार बार यही कि अब इसे ले जाने का वक्त आ गया, इसे ले जाने का वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगा मैं कोई आम जिन हूँ और मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगा? इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, हाथ पैर छुड़वा के सीधा ये भागा है, उसी वाले बरगद के पेड़ के ऊपर जाके ऊपर बैठ गया। सारे घर वाले पीछे पीछे भागे। इनके घर से मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा, वहीं पे शमशान है, वहीं पे वो नहर है, और नहर के पास एक हैंडपंप लगा हुआ है। तो जब ये वहाँ पे पहुंचे, ऊपर देखा, भाई ये तो बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अब वहाँ से बार बार बुला रहे, नीचे आ जा, नीचे आ जा, हम तेरे पेरेंट्स है, कोई नहीं है, इसे लेके जाने का वक्त आ गया, बुला लो, कितने भक्तों को बुलाओगे, बुला लो, कितने गुरुजी को बुलाओगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ी गई और बहुत सारे मंत्र थे जो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो मैं उनका नाम इस तरीके से नहीं लूँगा, मंत्र पढ़े गए। उसके बाद राजेश और उनका सबसे बड़ा जो भाई है रियल एस्टेट वाला, वो ऊपर चढ़े, वो उसे नीचे लेके आए कैसे न कैसे। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में जब गुरुजी ने बोला था ना कि तीसरी रात में हवन करूंगा, तो साला ये बाहर कैसे निकला, मतलब ये गेट खुला कैसे, इन्होंने ताला लगा रखा था। वो पता चला वो रियल एस्टेट वाला भाई आया था 1:30 बजे, उसे किसी काम से जाना होगा या आना होगा, उसने वो ताला खोल दिया। ताला खुलते ही भाग गया। इसे उतारा, इसे वापस लेके आए। अब जब वापस लेके आए तो फिर अगले दिन गुरुजी को बुलाया कि भाई ये फिर दोबारा पोजेस हो गए। दोनों जो इससे पहले वाला भी बताया था रियल इंसिडेंट, और ये भी बता रहा हूँ, दोनों में देखना कि मतलब एंटिटीज किस तरीके से खेलती है। जो गुरुजी आए उन्होंने पूछा, भाई तू क्या चाहता है, हम तेरे को भोग भी दे रहे हैं, हम तेरे को सब कुछ दे रहे हैं, तब भी तू जाने को तैयार नहीं है। बोला मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, अपनी दोस्ती पे मरता है, बहुत अच्छे नेक दिल का है, ऐसे वैसे करके बहुत बोला। तो गुरुजी ने पहले तो बहुत कोशिश की कि भाई फाइनली हम कुछ करें, मान जाए, भोग पे मान जाए। जब भोग पे नहीं माना तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, अब हम तेरे को निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे। तो इनके सामने जो मौसार के थे, उन्होंने बोला आप एक काम करो, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो थोड़ा वीडियो में बताना ठीक नहीं रहेगा। तो नॉन वेज और 3 कंकाल के जो सर होते हैं वो लेके आओ। रात को पूरे शमशान के अंदर अब ये क्रिया चल रही है। शमशान में एक घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद क्या करे, 3 वहाँ पे जो स्कल थे वो रखे, उनके ऊपर टीका लगाया जैसे किसी चीज़ को, वो भी आवाहन दे रहे हैं जो गुरुजी है कि आओ और इस जिन को निकालो। अब यहाँ पे राजेश खड़ा है, उसके पापा खड़े हैं, रियल एस्टेट वाला भाई खड़ा है, उसके जो मम्मी है वो खड़ी है और देखने लग रहे हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, जो राजेश है उससे पूछ रहे हैं, ये वो जो मानव था उससे पूछ रहे हैं कि निकल रहा है नहीं निकल रहा, आखिरी बार पूछ रहे हो। वो पता क्या कर रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है। गुरुजी ने बोला तू मुझे ये बता दे कि तेरे को कैसे मौका मिल गया, मतलब एक इंसान अगर बस रो रहा था तो तूने मतलब इस तरीके से कैसे कब्जा पा लिया।
तो जो जिन के ऊपर होता है ना कि अपनी पावर का उस इस्तेमाल करा, उस जिन ने बताया। फिर देखो गोली दे रहा था वो, जिन ने बताया कि ऐसा है। ये जब उस दिन रो रहा था, इसने क्या करा, हैंडपंप से पानी पिया और टॉयलेट कर दिया पेड़ के ऊपर, बरगद वाले पेड़ के ऊपर। और टॉयलेट करने के बाद हाथ इसने धो दिए नहर में, ठीक है। तो इसने क्या करा, वो जो घर था ना जिनका, वो जो एक पेड़ था, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था इसने। ये सच बोल रहा था जिन, ये झूठ बोल रहा था? अभी तक तो झूठ ही झूठ था। अच्छा। अभी तक झूठ ही झूठ था। अब जाके उसने पहली बार बताया कि इसने पेड़ पे टॉयलेट किया, हैंडपंप से पानी पी के और हाथ धोए नहर में। नहर वाली एंटिटीज, पेड़ वाली एंटिटीज, जो जितने भी वहां पे वास कर रही थी, सारी की सारी इस पर कब्जा पाना चाह रही थी, लेकिन जिन इस पर टूट पड़ा और उसे जिन ने किसी ने आने नहीं दिया होगा। फिर अब इन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो राजेश बता रहा, अक्षय भाई यहाँ पर अग्नि जल रही है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है। जैसे होता है ना पूजा में एक दखल डालनी है, क्रिया के अंदर दखल डालनी है कि ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सारी क्रिया हमारे सामने हो रही है और वो जो मानव था वो वहाँ पे बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। एट द एंड हुआ क्या, मानव को उठाया। जैसे होता ना कि एक बाबा ने, वो जो गुरुजी थे, उन्होंने कैसे ना कैसे कंट्रोल पाया उस एंटिटी पे, घर के अंदर लेके गए। चलो सारे घर के अंदर लेके गए, एक मटका खोला, मटके के अंदर उस चीज़ को लेके आए, जो भी चीज़ थी, वो जो जिन वगैरह था, उसे मटके में डाला और उसके पापा को बोला, जो राजेश के पापा थे, कि एक काम करो, अब आप इसे शमशान के वहाँ पे जो बरगद वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ के आओगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने पीछे देखा तो आपका लड़का यहीं ख़त्म है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं वो दृश्य बताता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे। राजेश, उनका परिवार सामने देख रहा है कि उसके पापा उधर जा रहे हैं बरगद वाले पेड़ के पास, 100-150 मीटर दूरी पे। उसके पापा वहाँ गए, खुरपी से उन्होंने मटका गाड़ा, ऊपर मिट्टी रखी। जैसे ही वापस मुड़े, उसके पापा एकदम से दूर से दिखता ना हिले, उस जिन ने उसके पापा के कंधे पे हाथ रख दिया पीछे से। एकदम से ये क्या बाहर आया। इसके पापा ने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, आगे चलना शुरू करा, दोनों पैर पकड़ लिए। अब दूर से ये देख पा रहे कि पापा रेंग रहे हैं, इस तरीके से करके चल नहीं पा रहे, रेंग रहे हैं, कि पैर भी पकड़ लिया। धीरे 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 आगे आए। अब आवाज आनी स्टार्ट हुई दादी की कि बेटा हमें माफ कर दियो, हमने तुझे घर से निकाल दिया था, एक काम कर, तू वापिस आ जा, पीछे पलट जा, आ जा हमारे पास। जिन खेलने को यस, दादाजी की आवाज आई, मैंने पी के तेरे को बहुत सुनाया था ना, मुझे माफ कर दे, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे ही तो हूँ। पुराने ट्रॉमा याद दिला। एग्जैक्टली। इसके बाद वाइफ की आवाज कि हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना। खुद राजेश की आवाज कि पापा भाई को बचा लो, मैं पीछे ही खड़ा हूँ, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। एक दृश्य इसके पापा ने जो देखा कि वो जो लड़का है वो जा चुका है, मतलब पूरा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि पीछे पलट जाओ कैसे भी। भाई इसके पापा ने, बस इसके पापा को इतना पता था अगर मैं पीछे पलटा तो लड़का गया। घर के अंदर आए, गुरुजी से पूछा कि क्या है। गुरुजी ने बोला दरवाजा बंद कर दो, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, तुम्हारा लड़का बच गया, जब तक बच गया, जब तक उस बरगद के अंदर से कोई हांडी नहीं निकालेगा। यही एक रीज़न है कि मैंने गाँव का नाम नहीं बताया, क्योंकि राजेश ने मेरे को बोला था भाई आप गांव का नाम बताओगे कोई पक्का आके उसे निकाल देगा। बरगद के पेड़ को इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी खिड़की में से घूरता रहता है कि उसके नीचे जो हांडी दबी हुई है ना, उसे गलती से कोई निकाल ना दे। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बच्चों को भगा देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो राजेश है उसने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ के सॉल्यूशन के बाद भी ना मानव को 4 महीने तक वो सपने में जिन दिखता था और पता क्या बोलता था, एक दिन आऊंगा लेके जाऊंगा, चिंता मत कर, बचेगा तू भी नहीं। और फिर उसके बाद वो जो ऋतिक था, पर बॉडी पे पोजेशन हो रहा है? नहीं पोजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सपने में आके धमकी दी है। और जो ऋतिक था उसकी भी आत्मा को हटाया गया। फिर जो दोस्त था वो भी एक टाइम पे तो वो भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है। और जो वो सोता था, कौन जो वो सोता था 19 घंटे, फिर वही तो मानव है। हाँ नहीं, वो फिर ठीक हो गई थी, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन वही चीज़ की इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा नज़र उनके बरगद के पेड़ के नीचे जो मटकी दबी हुई है उसी पे ही रहती है। भाई साहब लास्ट का सीन अलग ही है, जब वो भाई पूरी वो सही दिखा रहा में भाई, पूरे illusion परिवार create की कर रहा। आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही तो बता रहा था कि इस चीज़ को बस इमेजिन करना
कि अगर ये चीज़ हो तो कैसा होगा। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।